नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुड़ चुके हैं। प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर, सीएम सुक्खू ने राज्य में बादल फटने की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर एचपीयू सेंटर को विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। इस अध्ययन में बांधों के प्रभाव, तापमान में बदलाव, भौगोलिक परिस्थिति तथा हिमालयी क्षेत्र में बार बार होने वाली बादल फटने की जो घटनाएं हैं उसके एरियल डिस्टेंस आधारित विश्लेषण का आकलन शामिल जो इसमें है वो होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि आपदा का विस्तृत अध्ययन, खतरा आकलन और तकनीकी जो मूल्यांकन से संबंधित सभी राज्य स्तरीय जो अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां इसी सेंटर के माध्यम से संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बादल फटने की घटनाएं लगातार होने वाली घटनाएं बनती जा रही है, जिससे मानव जीवन सहित संपत्ति को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए हिमाचल प्रदेश में हो रही इन घटनाओं के स्वरूप का वैज्ञानिक अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सेंटर की क्षमता निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संस्थागत सुदृढ़ीकरण और क्षमता विस्तार के लिए अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण को ग्लेशियल लेक आउट जो कह सकते हैं आउटबस्ट जो फ्लड है उसके वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए जो है आवंटित कर दिए हैं। सरल भाषा में अगर आप खबर को देखें, जो आज जिस प्रकार से एक मीटिंग हुई है सीएम की, और इस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि बादल फटने की जो घटनाएं बढ़ रही है प्रदेश में पिछले 3 सालों में, आपने देखा किस प्रकार से तबाही मची है। न केवल संपत्ति को नुकसान हो रहा है बल्कि संपत्ति के अलावा आप देखिए जो जान माल है, लगभग 100, 150, 50 ऐसे लोगों की जान जा रही है प्रदेश में। आपने देखा सराज में किस प्रकार से बीते वर्ष तबाही मची, और सराज में एक ही गांव में 8 के 9 के लगभग जो 8-9 जो लोग हैं, वहां पर देजी में आपने देखा किस प्रकार से एक ही परिवार के 4-5 लोगों की डेथ हो गई। तो अब जिस प्रकार से अब मानसून, क्योंकि जून के बाद, जून के एंड में जो है जुलाई में मानसून प्रदेश में आ जाता है, और उससे पहले सरकार ये चाह रही है कि क्यों बढ़ रही है घटनाएं, किस प्रकार से जो है वो बादल फटने की जो घटनाएं हैं उसको रोकने का प्रयास किया जा सकता है, चाहे वो ड्रेजिंग हो, बहुत सारी चीजें हैं। और जिस प्रकार से कई जगहों पर जो है वो अचानक जो है जस्तर भी बढ़ रहा है, आपको मालूम है किस प्रकार से एकाएक वर्षा तेज होती है प्रदेश में, तो सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। और आपको बता दिया हमने कि जो बजट है इसका प्रावधान किया गया है, सारा जो कह सकते हैं कहां से देखा जाएगा वो सारी चीजें आपको हमने बता दी है। दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश में 10वीं कक्षा के हजारों विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला कल 10वीं का जो परीक्षा परिणाम है वो घोषित करेगा। पहले हमने कल आपको खबर बताई थी कि सोमवार और मंगलवार को हो सकता है, लेकिन आज इसमें, क्योंकि जब हमने कल खबर बताई थी तो हमने बातचीत ही की थी और उसमें ही लग रहा था, उन्होंने टेंटेटिव बताया था बोर्ड ने पहले कि हम सोमवार या मंगलवार को करेंगे, लेकिन अब बोर्ड ने डिसीजन, आज जो नया डिसीजन लिया है, स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के जो सचिव है डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा, उन्होंने आज ये जानकारी दी है कि 10वीं कक्षा का जो परीक्षा परिणाम है वो सुबह 11 बजे घोषित किया जाएगा। यानी 10th का बोर्ड का रिजल्ट कल आएगा जी 11 बजे सुबह। और +2 में आपने देखा किस प्रकार से सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं उन्होंने दबदबा कायम किया है, और 100 में जो टॉप 100 में लगभग आप ये मान के चलिए कि 50 से अधिक बच्चे आए हैं। और इस बार जो स्टेट ऑल ओवर टॉपर है वो भी सरकारी स्कूल का बच्चा है, अक्षित, ये भवारना स्कूल का बच्चा है। तो इस बार सरकारी स्कूल में जो दबदबा है देखने को मिला। अब देखना पड़ेगा कि कल क्या जो है वो सरकारी स्कूल 10th में भी जो है वो दबदबा दिखा पाते हैं, लेकिन ये कल ही जो है वो 11 बजे पता लग पाएगा। 11 बजे के आसपास जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, उसके बाद लगभग 11:15 और 11:20 के आसपास आप जो आधिकारिक वेबसाइट है hpboss.org, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप जो है वो रिजल्ट पर जाएं, और रिजल्ट पर जाने के बाद आप अपना उसमें जो है रोल नंबर डालें, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा आपको। हालांकि जरूरी एक महत्वपूर्ण जानकारी, कई बार जो है वो साइट स्लो होती है, तो आप जो नज़दीकी आपके पास कैफ़े है, बुक कह सकते हैं, जहाँ कैफ़े हैं जहाँ पर जो है वो कंप्यूटर में आप कह सकते हैं साइट खुलेगी, तो वहाँ जल्दी आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। फोन से थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन कल 11 साढ़े 11 बजे के आसपास आप रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016 के बाद सेवानिवृत्त हुए चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट के लंबित एरियर भुगतान में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाया है।
देखिए, आपको हमने खबर बताई थी, सीएम ने ये आदेश दिए थे कि हम चतुश्रेणी कर्मचारियों का सारा एरियर दे देंगे। उसके बाद सरकार ने भी ऑर्डर जारी किए, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी कुछ जगहों पर नहीं मिला। जो विभाग हैं, वित्त विभाग वो सख्त हो गया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को पत्र जारी कर अधीनस्थ कार्यालयों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने के ऑर्डर दिए हैं। प्रधान सचिव वित्त की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि वित्त विभाग की ओर से 27 जनवरी 2026 और 25 अप्रैल 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से सेवानिवृत्त चतुश्रेणी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी एवं अवकाश नकदीकरण के एरियर भुगतान के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद जो भी निकल कर आ रही है चीजें, कई कार्यालयों और जो आहरण एवं वितरण अधिकारियों की ओर से निर्धारित जो समय में भुगतान नहीं किया जा रहा है कर्मचारियों का जो चतुश्रेणी है। तो पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। ऐसे में सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सख्त आदेश जारी करें, ताकि जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको उनका जो लंबित एरियर राशि का जो भुगतान है वो अगले 7 दिनों के भीतर हर हाल में किया जा सके। तो खबर यह है कि 7 दिनों के भीतर किसी भी हाल में करना होगा। भुगतान की अनुपालना रिपोर्ट 10 दिन के भीतर वित्त विभाग को भेजने को कहा गया है। यानी अगर 7 दिन में नहीं हुआ तो फिर जो अधिकारी इसको टाल मटोल कर रहे हैं और उन पर गाज भी गिर सकती है। तो 10 दिनों के भीतर जो है रिपोर्ट देने को कहा है, और 7 दिन के भीतर जो प्रदेश में जो चतुश्रेणी कर्मचारी जो रिटायर हुए हैं, चाहे वो लिव इन कैशमेंट हो, ग्रेच्युटी हो, एरियर हो, सारा जो है वो देने के आदेश सरकार ने दिए हैं। और जमीनी स्तर पर जो है वो इसको जो है वो अमली जमा पहनाई जाए 7 दिनों के भीतर। 10 दिन के बाद फिर जो रिपोर्ट आएगी, अगर नहीं कोई करेगा तो फिर उन पर गाज भी गिर सकती है, यानी उन पर विभागीय जो कार्रवाई है वो फिर हो सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट खबर है, प्रदेश में इस वक्त चुनावी माहौल भी है और सेंसस भी शुरू हो गया है, जनगणना। तो अब क्या है कि जिन कर्मचारियों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगाई गई है, उन्हें पंचायत चुनाव ड्यूटी से छूट देने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि ये बीते कल से ऑर्डर है, लेकिन नोटिफिकेशन आज कह सकते हैं आप आई है सामने। विशेष रूप से जो मास्टर ट्रेनर और जो फील्ड ट्रेनर है, इनको बड़ी राहत दी गई है। शिक्षा विभाग के जो कर्मचारी जो ड्यूटी में है, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन शिमला की ओर से आदेश जारी कर दिए गए। डबल ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। जो जनगणना कार्य में जिनको लगाया गया वो जनगणना कार्य करें, यानी चुनावी ड्यूटी वो नहीं करेंगे, यानी उनको डबल भार नहीं होगा उन पर। अच्छी चीज़ भी है। अगर किसी को सेंसस में लगाया हुआ है, जनगणना के लिए लगाया गया है, तो उसको आप अगर पंचायत चुनाव में भेजेंगे तो फिर वो 2 काम नहीं हो सकते हैं एक साथ। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, दिल्ली से शिमला के लिए कल से हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी ऑफिशियली। काफी लंबे समय से बंद थी। सुबह 7:35 पर दिल्ली से यात्रियों को लेकर जो जहाज है वो शिमला के जुबड़हट्टी जो एयरपोर्ट है वहां पर उतरेगा। वापसी की फ्लाइट अगर किसी ने जाना है दिल्ली को कल, तो वो 8 बजे दूसरी जो फ्लाइट है वो यहाँ से चलेगी जुबड़हट्टी से। हालांकि आपको मालूम होता है कि बोर्डिंग जो समय होता है जल्दी जाना पड़ता है किसी भी अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर चेकिंग होती है आपके लगभग 15-20 मिनट उसमें लग जाते हैं। तो आप आधा घंटे पहले चले जाएं। तो लगभग कल 8 बजे वापसी के लिए जाएगा दिल्ली के लिए और 9 बजे दिल्ली पहुंचेगा ये विमान। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कल के लिए है, बताते हैं आपको पूरी खबर। इसके बाद सोमवार से शिमला से धर्मशाला के लिए भी हवाई उड़ानें शुरू हो जाएगी। सप्ताह के 6 दिन इंपॉर्टेंट है, हवाई उड़ानों का जो संचालन है वो होगा। जनता को सुविधा मिलेगी जिसने जल्दी, जैसे मान लीजिए किसी ने धर्मशाला जल्दी जाना है, आपको मालूम है 40-50 मिनट में आप पहुंच जाते हैं धर्मशाला। उसमें भी जो 30-35 मिनट के आसपास फ्लाइट होती है और 10-15 मिनट जो है वो कह सकते हैं आप टेक ऑफ में लग जाते हैं, और चाहे वो जाने में और उतरने में। इसमें कुल मिला के देखें, जो अलायंस एयर जो एविएशन लिमिटेड है, ये कंपनी है, इन हवाई उड़ानों का संचालन करेगी। इन हवाई उड़ानों के शुरू हो जाने से पर्यटकों को काफ़ी लाभ मिलेगा, जनता को भी लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति शिमला में जॉब करता है, धर्मशाला उसने जाना है, तो वो बिल्कुल 40-50 मिनट धर्मशाला पहुंचेगा। कम जिसकी जो आपको रेट बता रहे हैं हम, इसमें सब्सिडी सरकार दे रही है अलग से। वो एक तो केंद्र सरकार भी दे रही है उड़ान योजना के तहत, लेकिन सरकार भी सब्सिडी दे रही है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कितने रेट में आप पहुंचेंगे। ये उड़ानें कब कब चलेगी? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। सप्ताह में 6 दिन संचालित होगी, सिर्फ एक दिन नहीं चलेगी। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को फ्लाइट दिल्ली से सुबह, अगर दिल्ली से शिमला आना है आपने, 7:20 पर जो है वो रवाना होकर शिमला सुबह 8:35 पर पहुंचेगी। जबकि वापसी अगर दिल्ली जाना है तो शिमला से सुबह 11:30 बजे उड़ान वापसी दिल्ली को उड़ान भरेगी और 12:40 पर दिल्ली पहुंचेगी। शनिवार को उड़ान दिल्ली से सुबह 7:50 पर रवाना होगी शिमला के लिए और 9:05 बजे शिमला पहुंचेगा जो विमान है। जबकि वापसी की फ्लाइट शिमला से दोपहर 12 बजे रवाना होकर दोपहर 1:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी।
रविवार को जो फ्लाइट का समय होगा, दिल्ली से सुबह 6:20 पर चलेगी और सुबह 7:35 पर शिमला पहुंचेगी, जबकि वापसी की जो फ्लाइट है वो शिमला से सुबह 8 बजे रवाना होकर सुबह 9:10 पर दिल्ली पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त शिमला धर्मशाला शिमला हवाई सेवा 11 मई सोमवार 2026 से शुरू होगी, जो सप्ताह में 5 दिन चलेगी। यानी आप धर्मशाला 5 दिन जा सकेंगे। कौन से दिन है? सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 5 दिनों में संचालित होगी। शिमला से धर्मशाला जो अब देखिए टिकट का पैसा क्या है, अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप ऑनलाइन जाएंगे। अगर जो हमने बताया आपको कंपनी जो एयरलाइन वाली है, तो इस पे जाकर के आप जो है वो आप जाएं ऑनलाइन और आप वहां पर जो है वो ऑनलाइन ही टिकट ले सकते हैं और ऑनलाइन ही भुगतान कर सकते हैं। शिमला से धर्मशाला सिर्फ आप 4125 रुपए में पहुंचेंगे। वहीं शिमला से दिल्ली का जो किराया है वो 7441 रुपए निर्धारित किया गया है। वापसी के लिए दिल्ली से किसी को शिमला आना है तो थोड़ा किराया बढ़ेगा, 7483 रुपए देने पड़ेंगे आपको। और वापसी धर्मशाला से आपको शिमला आना है तो इसका किराया थोड़ा सा बढ़ा है, 4698 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप इसको अगर किसी ने जाना है तो आप ऑनलाइन जो है वो सर्च करके, जो हमने बताया आपको जो लिमिटेड कंपनी है, इस पर जाकर के आप जो है वो अपनी जो ऑनलाइन बुकिंग है वो कर सकते हैं। तो यानी कल से ऑफिशियली जो कह सकते हैं हवाई सेवा है वो शुरू हो जाएगी जी, दिल्ली के लिए भी और मंडे से जो है वो धर्मशाला के लिए भी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आज नगर निगम चुनावों को लेकर सोलन दौरे पर पहुंचे थे। इस मौके पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे ही हमारी नगर निगम बनेगी और भविष्य में निगमों के क्षेत्रों की जो डिलिमिटेशन है वो होगी, उस समय लोगों को जरूरत के अनुसार ग्रामीण एरिया और निगम एरिया में रखा जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि उनके कार्यकाल में सोलन को नगर निगम का दर्जा दिया गया था, लेकिन उस समय चुनाव में लोगों ने कुछ कसर रख दी, जिस वजह से भाजपा नगर निगम नहीं बना पाई थी। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि इस बार कसर नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि पिछली बार जब नगर निगम का दर्जा दिया जाना था तो उस समय ग्रामीण एरिया भी मर्ज किया गया था, लेकिन उस समय हमने वादा किया था कि चुनाव के बाद ग्रामीण क्षेत्रों को फिर से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नगर निगम में कांग्रेस आई और उन्होंने टैक्सों की भरमार नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में लगा दी। उन्होंने आरोप लगाए हैं, जिससे आज लोग परेशान हैं। वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां वो जाते हैं वहां कांग्रेस हारती है। ऐसे में अब उनका इंतजार सोलन की जनता भी कर रही है। तो आज जयराम ठाकुर जो है वो सोलन में गरजे हैं जी। उन्होंने हुंकार भरी है वहां पर और भाजपा प्रत्याशियों के लिए आप जो है भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मतदान करें, ये उन्होंने वहां पर जनता से अपील की है अपनी पार्टी के लिए। और उन्होंने ये बड़ी बात ऐलान कर दिया है। अब देखिए इसमें बड़ी बात क्या है कि हमारी सरकार बनते ही, हमारा नगर निगम बनते ही, हालांकि सरकार चलिए भविष्य की बात है इसमें, लेकिन अगर हमारा नगर निगम बनता है, सरकार बनती है फ्यूचर में, तो डिलिमिटेशन किया जाएगा। जो लोग जनता जो है वो नहीं रहना चाहती है एमसी में, उनको हम गांव में जिसने रहना है तो गांव में भेज देंगे, उनके गांव में वापसी डिलिमिटेशन कर दिया जाएगा, ये उन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा भाजपा ने आज बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी के खिलाफ जाने पर पार्टी से कई जो बड़े चेहरे उनको बर्खास्त कर दिया है। धर्मशाला एमसी के पूर्व मेयर ओंकार नेहरिया को पार्टी से निष्कासित कर दिया है भाजपा ने। पूर्व डिप्टी मेयर धर्मशाला तेजेंद्र कौर भी सस्पेंड कर दी गई है। सरोज गुलेरिया मंडल सचिव थी भाजपा धर्मशाला में, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। मितुल शुक्ला ये बूथ अध्यक्ष है, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। हिमांशी अग्रवाल महिला मोर्चा मंडल सचिव, इनको भी निलंबित कर दिया है भाजपा ने आज। इसके अलावा एक जो कार्रवाई है वो नगर परिषद नाहन में हुई है। यहाँ पर जो लीला सैनी है, ये पार्टी की कार्यकर्ता थी, इनको भी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यानी जो बागी हो रहे हैं, यानी जो पार्टी के खिलाफ, चाहे वो दूसरा प्रत्याशी कांग्रेस का हो या फिर चुनाव लड़ रहे हो, क्योंकि पार्टी ने तो जो कैंडिडेट देने थे वो दे दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी भाजपा के हैं जिनको टिकट नहीं मिला है, अब वो निर्दलीय जो है वो अपनी किस्मत आजमाना चाह रहे हैं। तो पार्टी ने ऐसे जो कह सकते हैं कार्यकर्ता थे, जो बड़े नेता थे पहले, हालांकि बड़े नेता इसलिए भी कह रहे हैं कि पूर्व इसमें डिप्टी मेयर भी शामिल है, तो ऐसे में ऐसे जो लोग हैं जो पार्टी से जुड़े हुए थे, पहले भाजपा ने टिकट दी लेकिन इस बार कट गई टिकट, अब वो भाजपा के टिकट पर उनको पार्टी चाह रही है कि बैठ जाएं, लेकिन जब बैठ नहीं रहे हैं तो फिर वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब क्या हो रहा है कि अब इन पर गाज गिरी है और गाज गिरने पर इनको जो है निष्कासित कर दिया। आपको बता दें भाजपा जब निष्कासित करती है तो लगभग ये मान के चलिए कि अपना 5-6 साल वो निष्कासित रहते हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि कोई बैठता है तो उनको जो है वो उनका वापसी लिया जा सकता है जो निलंबन है, लेकिन इसमें अभी कोई बैठने को तैयार नहीं है। अगर कोई बैठेगा फ्यूचर में तो पार्टी उन पर जो है सोचेगी, विचार करेगी।
इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला के कमला नेहरू अस्पताल यानी केएनएच को शिफ्ट करने के जो अपनी सरकार के फैसले पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वो इसके लिए सरकार से बात करेगी। प्रतिभा सिंह ने कमला नेहरू अस्पताल को शिफ्ट करने के बाद हो रहे विरोध को लेकर कहा कि यह संस्थान वर्षों से महिलाओं और नवजात बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं का बड़ा केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अस्पताल को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाता है तो प्रसूताओं और जो उनके परिजन है, जो महिलाएं हैं, जिनको जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, जो उनको भी दिक्कतें होगी और जो पेरेंट्स जो उनके कह सकते हैं आप तीमारदार हैं, जो उनके साथ लोग आए होते हैं, वो भी परेशान होंगे। प्रतिभा सिंह ने कहा कि जनता की भावनाओं और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार से इस मुद्दे पर वो बातचीत करेगी ताकि जनहित में उचित जो फैसला है वो सरकार लें। वहीं आगामी जिला परिषद और स्थानीय निकाय के चुनाव पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है और जो भी पार्टी का कैंडिडेट है वो दे दिया गया है और पार्टी एकजुट है और कई जो एमसी में है या फिर नगर परिषद है या फिर जो पंचायत चुनाव है जिला परिषद का वो जीतेगी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो भाजपा है वो उन्होंने अपने कैंडिडेट दिए हैं अपने जो जिला परिषद के चुनाव में, तो इसमें प्रतिभा सिंह ने कहा कि कोई नई बात नहीं है और भाजपा ने अगर कैंडिडेट दिए हैं तो जो कांग्रेस ने कैंडिडेट तो नहीं दिए हैं, लेकिन जनता को पता है कि कौन कैंडिडेट किसका है और ऐसा कैंडिडेट जो सच में जो है वो जनता के हितों के साथ खड़ा है वो कांग्रेस का कैंडिडेट कहीं ना कहीं जो होगा उसके पक्ष में जो जनता है वो डालेगी, उन्होंने दावा किया है। वहीं उन्होंने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव नतीजों, भविष्य की रणनीति और चुनावी कर्मियों को चुनावी जो सरगर्मियां हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि हाईकमान इस पर जो है वो हर चीज पर विचार करेगा और जो हमारी जो सरकार जिस प्रकार से भाजपा ने बंगाल में सरकार बनाई है तो हमने भी कैसे राज्य में सरकार बनाई जो हमारी सरकार नहीं थी और जो कहीं कुछ खामियां रह गई है उस पर जो है वो पार्टी हाईकमान विचार करेगा। इसके अलावा धर्मशाला नगर निगम चुनाव की सरगर्मी के बीच कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी सुधीर शर्मा पर तीखे जुबानी हमले किए हैं। कांग्रेस के चुनाव में मुख्य सलाहकार एवं कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज धर्मशाला में। उन्होंने आरोप लगाए कि आज स्मार्ट सिटी धर्मशाला जो स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि पंचायत से भी बदतर स्थिति में पहुंच गई है। मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार के समय सुधीर शर्मा शहरी विकास मंत्री थे तब उन्होंने स्मार्ट सिटी का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सुधीर शर्मा ने चालाकी से अपना घर स्मार्ट सिटी के दायरे से बाहर रखा ताकि उन्हें शहरी टैक्स न देना पड़े। वहीं शेष शहर को स्मार्ट सिटी घोषित कर दिया और जनता पर बोझ डाल दिया गया। विकास कार्यों में कथित अनियमितताओं का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि सुधीर शर्मा ने अपने घर के पास एडीबी के करोड़ों रुपए खर्च कर टूलिप गार्डन का निर्माण करवाया था। ये उन्होंने आरोप लगाए हैं जो आज खंडर में तब्दील हो चुका है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि इस टूलिप गार्डन का निर्माण वन भूमि पर बिना संबंधित विभाग की अनुमति के किया गया। चौधरी चंद्र कुमार ने अंडरग्राउंड सेंसर युक्त डस्टबिन योजना को भी पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि जनता की गाड़ी कमाई बर्बाद करने के लिए तत्कालीन मंत्री सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। मंत्री ने सुधीर शर्मा पर चुनावी मर्यादाएं लांघने के आरोप लगाते हुए कहा कि राधा स्वामी सत्संगी भाइयों पर अभद्र टिप्पणी करना और निगम कार्यालय को खान पान का अड्डा बताना उनकी राजनीतिक जो हताशा है उसको दर्शाता है। और चंद्र कुमार ने दावा किया है कि नगर निगम धर्मशाला में एक बार फिर से कांग्रेस जो है वो काबिज होगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की मंडी की ओर से जो विपाशा सदन में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आज आयोजन किया गया और कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष बिंदल ने सरकार को जो है उनकी गारंटियों पर घेरा। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौदान सिंह ने कहा कि वे अपने लगभग 3.5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार जिस प्रकार से जो अगर जब से वो यहाँ पर आते हैं प्रभारी जो है वो उनका हिमाचल का जिम्मा देखते हैं तब से लेकर के पिछले 3 साल में हर मोर्चे पर जो सरकार है कांग्रेस सरकार विफल रही। उन्होंने आरोप लगाए हैं प्रदेश को आर्थिक संकट, प्रशासनिक अव्यवस्था तथा विकासहीनता की ओर धकेला जा रहा है। सौदान सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही हिमाचल को आर्थिक दिवालियापन की कगार पर पहुंचा दिया। उन्होंने आरोप लगाए हैं प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज इतिहास के सबसे गंभीर संकट में है और कुल कर्ज 1,10,000 करोड़ के पार पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक पिछले लगभग 30 वर्षों में प्रदेश पर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने केवल 3.5 वर्षों में ही 40,000 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो ले लिया है। आरोप लगाया उन्होंने। आज हिमाचल का प्रत्येक नागरिक औसतन 1,40,000 रुपए का कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी कहा कि 3.5 साल का जो कार्यकाल है वो कांग्रेस का पूरी तरीके से जनविरोधी रहा है और कांग्रेस सरकार ने HRTC किराए, पानी के बिलों, डिपो राशन, स्टाम्प ड्यूटी, सीमेंट और जो एंटी टैक्स के नाम पर जनता को ठगने का प्रयास किया है और जो आर्थिक बोझ है वो गरीबों और मध्यम वर्ग के जो परिवार है उन पर डाला है।
इसके अलावा प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच राज्य सरकार ने अध्यादेश लाकर पंचायती राज एक्ट में बड़ा संशोधन किया है। बड़ी खबर है जी। संशोधन के तहत जिला परिषद और पंचायत समिति के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन के चुनाव के लिए तय समय सीमा की अनिवार्यता जो है वो खत्म कर दी गई है। अब जो संबंधित उपायुक्त हैं एवं जो एसडीएम हैं वो सुविधा अनुसार कभी भी जिप और जो बीडीसी के नवनिर्वाचित सदस्यों की जो बैठक बुलाकर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो चुनाव है करवा सकेंगे। सरकार ने इस पर ऑर्डिनेंस लाया है और ऑर्डिनेंस संशोधन अधिनियम को इसमें जो ऑर्डिनेंस लाया गया है उस संशोधन अधिनियम को लेकर जो 6 माह के भीतर विधानसभा के अंदर इसको जो है पारित करवाया जाएगा। यानी जब अगला सत्र होगा विधानसभा का मानसून सत्र तब इसको करवा दिया जाएगा। अब तक जो नियम ये था कि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उसके चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 7 दिनों के भीतर जिला परिषद और जो बीडीसी सदस्य हैं उनकी बैठक बुलाई जाती थी और बैठक में सदस्यों को शपथ दिलाने के बाद 2/3 कोरम पूरा होने पर चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन था उसको चुना जाता था। यदि पहली बैठक में कोरम पूरा नहीं होता था तो 3 दिन के भीतर दूसरी बैठक बुलाकर जो है वो बहुमत से उपाध्यक्ष और जो अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है वो चुने जाते थे। अब जो संशोधित प्रावधान है उसके तहत 7 दिन के भीतर जो बैठक बुलाने की बाध्यता थी उसको हटा दिया गया है और समय सीमा समाप्त होने से चेयरमैन और जो वाइस चेयरमैन के चुनाव में लंबी देरी हो सकती है। यदि किसी जिले या पंचायत समिति में राजनीतिक समीकरण स्पष्ट नहीं हुए तो अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का जो चुनाव है टल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिला परिषद और जो पंचायत समितियों की नियमित बैठकें नहीं हो पाएगी। हालांकि ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते हैं लेकिन भाजपा और जो कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक जो दल हैं वो अपने समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतारते हैं, चाहे वो जिला परिषद हो या फिर पंचायत समिति हो। वो अपना वर्चस्व रखने के लिए जो है उनको मैदान में उतारते हैं और उसके बाद जो जिला के जो कह सकते हैं आप, चाहे वो चेयरमैन हो वाइस चेयरमैन हो, वो अपने अपनी पार्टी का बनाया जाता है। ये होता रहा है, पिछले चुनाव में भी ये हुआ है। तो लेकिन इसमें खबर यह है कि 7 दिन की जो बाध्यता थी उसको हटा दिया गया। जब मर्जी करना है, 1 महीने चाहिए, हो सकता है 20 दिन बाद करें। इसके अलावा बंगाल में भाजपा का युग शुरू हो गया है और पहली बार भाजपा ने बंगाल में सरकार बनाई है। आज शुभेंदु अधिकारी ने पद एवं जो गोपनीयता की शपथ ली है और पीएम मोदी खुद इस समारोह में मौजूद रहे। भाजपा शासित जो कई राज्य हैं उसके जो सीएम हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर दिल्ली के सीएम हो, हरियाणा के सीएम हो, इसके अलावा जो है वो उत्तराखंड के सीएम हो, सभी राज्यों के जो सीएम जो भाजपा के तो वो आज समारोह में पहुंचे थे। पीएम मोदी ने मंच पर पहुंचते ही झुककर जो है वो जनता को थैंक्स किया, कह सकते हैं हम, स्टेज पर। और इसके अलावा जो 5 और नेता हैं शुभेंदु अधिकारी के अलावा, उन्होंने भी जो है वो मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा एक खबर हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब से निकल कर आई है। पंजाब में मंत्री पर ईडी की कार्रवाई हुई है। संजीव अरोड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंस गए हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने आज। और ईडी की टीम दिल्ली ने अपने साथ ले गई है और इस पर जो सुप्रीमो है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, जो पूर्व में दिल्ली के सीएम रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाए कि पार्टी को तोड़ने का जो कोशिश है वो की जा रही है। और कह सकते हैं आप जो ईडी है वो एक तरफा जो कार्रवाई है वो कर रही है और केंद्र सरकार के कहने पर कार्रवाई की जा रही है। भाजपा के उन्होंने आरोप लगाए हैं ये। इसके अलावा एक चौंकाने वाली खबर है, चंबा जिला में एक दोस्त ही दोस्त की जान का दुश्मन बन गया। पहले साथ में खाया पिया और उसके बाद किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद आरोपी ने युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको बता दें, चंबा जिला के साहो के पलूही में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है और शव को सड़क से नीचे ढाक में पड़ा हुआ मिला। मृतक अजय कुमार गांव सलोड़ी का रहने वाला था और पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को पूछताछ के लिए जो है हिरासत में लिया और इनमें से एक आरोपी जो है अरुण, इसका नाम, इसने गुनाह कबूल कर दिया है। उसने बताया कि उसने पत्थर से युवक की हत्या की, जबकि दूसरे युवक को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है क्योंकि उसने हत्या नहीं की है। उसने एक व्यक्ति ने कबूल कर दिया अपना गुनाह। आरोपी अरुण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने थाना सदर चंबा में मामला दर्ज कर लिया है। तो चौंकाने वाली खबर है, प्रदेश में ऐसा होता नहीं था पहले। दोस्त था जिसके साथ खाया पी रहे थे उसको ही मौत के घाट उतारे, दुखद खबर है। इसके अलावा एक खबर चौंकाने वाली शिमला से भी है। शिमला शहर में बीते कल एक बड़ी खबर शाम के समय आई। नगर निगम के जो एमसी है शिमला का, उसके डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस ने बीते कल फंदा लगाकर अपनी जो हीला है आत्महत्या कर दी घर में। इस घटना से एमसी शिमला में सनसनी मच गई पिछले कल, आज भी सनसनी ही थी क्योंकि आज भी जो है वो किसने क्यों ऐसा कदम उठाया इसकी जिज्ञासा थी लोगों में। डिप्टी कंट्रोलर जो फाइनेंस रामेश्वर जो है वो रामेश्वर शर्मा, ये रोडू के रहने वाले, पिछले कल दफ्तर आए थे और फिर दोपहर में ऑफिस से आधी छुट्टी इन्होंने ली, हाफ डे की लीव ली और उसके बाद घर जाकर इन्होंने जो है वो इनकी जो मौत है वो हो गई, जिससे हड़कंप मच गया।
डिप्टी कंट्रोलर फाइनेंस रामेश्वर शिमला जिला के सीमा गांव के रहने वाले थे रोडू के, और वो मौजूदा समय में महली में रहते थे। बताया जा रहा है कि बीते कल पुलिस ने परिजनों के साथ जाकर घर के कमरे से पहले डेड बॉडी को रिकवर किया और उसके बाद वहां से एक सुसाइड नोट भी पुलिस को मिला है। शिमला पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय डिप्टी कंट्रोलर नगर निगम शिमला में तैनात थे और कल दोपहर बाद कार्यालय से अवकाश लेकर घर गए थे और इस दौरान वो अपने महली आवास पर गए, जहां उन्होंने फंदा लगाकर अपनी लीला समाप्त कर दी। सबसे पहले घर में रामेश्वर की जो पत्नी है, उन्होंने उनका शव देखा जो कह सकते हैं आप लटका हुआ था फंदे से, और बाद में जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया आईजीएमसी में। मामले में पुलिस ने धारा 194 बीएनएस के तहत जो कार्रवाई है वो शुरू कर ली है। बताया जा रहा है कि रामेश्वर शर्मा को 3 वार्डों का जो नोडल अधिकारी है वो बनाया गया था। वो पंथाघाटी, कसुमटी और छोटा शिमला वार्ड में सफाई व्यवस्था जांचते थे। रामेश्वर के फ्लैट के ऊपर रहने वाले शख्स ने बताया कि सुबह वो अपने दफ्तर गए थे और उन्होंने जाते हुए देखा भी था। हालांकि उनकी उस बातचीत नहीं हुई, लेकिन फोन पर वो बात करते हुए जो है वो सामान्य थे, जा रहे थे ड्यूटी को। वहीं शिमला नगर निगम में तैनात उप नियंत्रक एवं लेखा अधिकारी रामेश्वर शर्मा की मौत मामले में परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज मृतक के जो जीजा है किशन शर्मा, वो मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि रामेश्वर एक मजबूत इरादों वाले व्यक्ति थे। वे किसी छोटी बात पर आत्महत्या नहीं कर सकते थे। उन पर या तो विभाग का कोई बड़ा दबाव रहा होगा या फिर आंतरिक मानसिक दबाव था। उन्होंने कहा कि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें सर्विस डिप्रेशन व मेंटल प्रेशर 2 शब्द लिखे गए हैं। इससे जाहिर होता है कि उन पर कोई दबाव था, इसलिए मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सुसाइड नोट मिला है, दावा किया है जो मृतक के जीजा है कि ये चीज उसमें लिखी गई है, तो ऐसे में क्या दबाव उन पर था। अब इसी मामले में जो पुलिस है वो जांच कर रही है। एसपी गौरव सिंह ने बताया कि इस मामले में जो है वो हर पहलू से जांच की जा रही है, चाहे वो सुसाइड नोट हो या फिर उनका जो पिछला रिकॉर्ड है, किससे उन्होंने बातचीत की, क्या बात उनकी लाश सीडीआर है, हर चीज को जो खंगाला जा रहा है और बहुत जल्दी इसमें जो भी निष्कर्ष है उस निष्कर्ष पर जो है पुलिस पहुंचेगी, शिमला पुलिस, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा मंडी जिला में जमीन अपने नाम न करने से नाराज एक बेटे ने पिता पर डंडों से हमला कर दिया। कलयुग आ गया है। पिता जो कह सकते हैं आप भगवान समान होते हैं बेटे के लिए, उसी पर डंडे से हमला कर दिया। मामला मंडी जिला के सुंदरनगर के बीएसएल कॉलोनी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है और यहाँ पर संगोड़ गांव का ये मामला है। जो कॉलोनी है उसके साथ संगोड़ गांव पड़ता है। पीड़ित मस्तराम ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह गाँव में एक मुंडन समारोह में गए थे। इसी दौरान अचानक उनका बेटा दुनीचंद, इसका नाम है, वो वहाँ पर पहुँच गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पहले से जमीन को लेकर विवाद था और समारोह के दौरान कहासुनी बढ़ गई और दुनीचंद ने आंगन में पड़ा डंडा उठाकर अपने पिता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बेटे ने इतनी बेरहमी से मारपीट की कि मस्तराम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े और मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और किसी तरीके से जो आरोपी है उसके चंगुल से जो पिता है उसको छुड़ाया गया। इस हमले में मस्तराम के बाएं हाथ की उंगलियां, चेहरे, पीठ और जो पसलियां हैं उस पर गंभीर चोटें आ गई और उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें नेचर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है। एसपी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जो आरोपी है उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। अब बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर को लेकर के। प्रदेश में एक बार फिर से भयंकर तूफान आने का अलर्ट जारी किया गया है और ओलावृष्टि का भी अलर्ट है। प्रदेश में 12 और 13 तारीख, 2 तारीख ऐसी है, 12 मई 13 मई को कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला, इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं जिससे पेड़ गिरने का भी खतरा है। हमारे लोगों से अपील है कि जब तेज हवाएं चलें तो अपना जो वाहन है और खुद सुरक्षित स्थान पर रहें और अपने वाहन को भी सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें। जहां पेड़ हो वहां से तुरंत अपनी गाड़ी को हटा दें। आपको बता दें हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों जो है एक अलर्ट जारी किया गया था, येलो अलर्ट कुल्लू क्षेत्र में, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि टीचर्स, 4 महिला शिक्षिकाएं थी, कह सकते हैं महिला जो टीचर्स हैं, सरकारी स्कूल की टीचर्स थी, ये स्कूल गई हुई थी, घर लौट रही थी छुट्टी के बाद शाम को, और अचानक जो है एक पेड़, बड़ा सा पेड़, हवाएं चल रही, तूफान चल रहा था, बड़ा सा पेड़ आया और वो गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। 4 महिला शिक्षकों की दुखद मौत हो गई। तो लोगों से अपील है कि जब तूफान चले या इस तरह की घटना होती है, कह सकते हैं आप, तो थोड़ा सा ऐसी जगह पर रहे जहाँ सुरक्षित। तो जल्दबाजी जो है वो दुर्घटना से देर भली, आपने सुना भी होगा। तो ऐसे में जो है वो 12-13 तारीख को हमने बता दिया है, अलर्ट है। 11 से मौसम खराब है, 11, 12, 13, लेकिन अधिक जो खराब होगा वो 12 और 13 तारीख को होगा। कल परसों मौसम साफ है, यानी कल भी मौसम साफ है, परसों भी मौसम साफ है। तो मौसम का जो
जो अपडेट हमने बता दिया है। हालांकि देखिए आज तो मौसम साफ था, धूप खिली हुई थी, और कल की बात करें तो कल भी मौसम साफ रहने वाला, परसों शाम से फिर मौसम अधिक खराब हो जाएगा। जो बड़ी खबरें थी आप तक पहुंचा दी हैं, बुलेटिन शेयर करें ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुंच सकें। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे। धन्यवाद।